नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो एसएससी जीडी के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की थी, जिसमें हम सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एसएससी के द्वारा एसएससी जीडी और अदर एग्जाम में हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो उनको लेकर आए हैं। और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहेगा। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस सेट लेके आ रही हैं एसएससी जीडी के लिए, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, जो कि सेम टू सेम एसएससी जीडी का ही पैटर्न रहेगा। तो आज के पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। यानी ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम नहीं दिया गया है। कौन से में सर्वनाम नहीं दिया है? तो पहला ऑप्शन है जिसमें जो सोएगा सो खोएगा। इसमें जो और सो दोनों संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। वहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें जिसकी और उसकी ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। वहीं वह कौन है जो जा रहा है, इसमें वह और जो दोनों संबंध बता रहे हैं, तो इसमें भी संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जबकि तीसरे में ऐसा कोई भी नहीं है, उसने कुछ नहीं खाया, तो इसमें कोई संबंध नहीं बताया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर यही पूछा है कि कौन से में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें कोई भी सर्वनाम संबंधवाचक नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें पूछा है, सारे कलाकार ऊपर हैं, उपयुक्त वाक्य का संबंध किस क्रिया विशेषण से है। तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण दिया है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें स्थान के बारे में बता रहे हैं कि ऊपर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसमें हो जाएगा। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। उपरोक्त वाक्य में वर्तनी संबंधित अशुद्धि है, उसके शुद्ध रूप का चयन करना है। यानी इसमें अशुद्ध रूप दिया है और उसका शुद्ध रूप क्या रहेगा। अशुद्ध की बात करें तो यहाँ तो मालूम शब्द भी अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध वर्तनी के अनुसार देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। पहला ऑप्शन में दिया है, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है, तो यहाँ पर कार्यालय नाम गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। दूसरा है, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। चलिए इसको बाद में देखेंगे। अगला है, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है, तो इसलिए इसका गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दिया है, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है, तो यहाँ पर मालूम नहीं है, मालूम लिखा है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यह वाक्य एकदम सटीक और सही लिखा हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पर्यायवाची पूछा है कि जल जीवन का पर्यायवाची क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यह पानी का है, दूसरा है समुद्र का, तीसरा है मछली का और चौथा है नदी का। तो जल जीवन का पर्यायवाची की बात करें तो यह मछली का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मछली का। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है। यानी यहाँ पर विलोम शब्द दिए हैं और पूछा है उनमें से कौन सा विलोम शब्द सही युग्म में नहीं है। पहला है गमन और आगमन, इसमें है गुप्त और प्रकट, तीसरे में है खग और मृग। तो इसमें से पहला जो विलोम शब्द है वह गलत हो जाएगा, बाकी तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का
यहाँ पर विलोम शब्द सही नहीं है, यही पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों सही है, तो इसलिए इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें पूछा है दिए गए वाक्य में शब्द का या वाच्य खंड को बदलिए। शब्द और वाच्य खंड को बदलना है कि इस वाक्य में क्या रहेगा। यहाँ पर रेगिस्तान के अनुसार पूछा है मेरे पीछे आप आए, तो इस स्थान पर मेरे पीछे आए के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले की बात करें तो इसमें पूछा है मेरे पीछे ही आप आए, दूसरा है मेरे आने के पीछे आप आए, अगला है आप आएंगे मेरे पीछे, और मेरे बाद आप आएंगे। तो इसका शब्द वाच्य खंड बदलना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी मेरे बाद आप आएंगे। तो इसमें पीछे के स्थान पर बाद का उपयोग किया जाएगा, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी मेरे बाद आप आएंगे। यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है कि भारत गुटों से अलग रहने वाला देशों में शामिल है, यानी भारत गुटों से अलग रहने वाले देशों में शामिल है, और गुटों से अलग रहने वाले वाक्यांश के स्थान पर उचित शब्द कौन सा रहेगा। यानी इसमें पूछा है इसके जगह कौन सा शब्द उपयुक्त किया जा सकता है, यानी गुटों से अलग रहने वाले के स्थान पर क्या हम उपयोग कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्वतंत्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है तटस्थ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है विकासशील का प्रयोग कर सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है सापेक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। तो गुटों से अलग रहने वाले के स्थान पर हम तटस्थ यानी अलग रहने का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तटस्थ का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि गुटों से अलग रहने वाले के अनुसार ही उचित शब्द हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2, तटस्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें सरल वाक्य दिया है और उसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो वाक्य की बात करें तो वाक्य में दिया है दुर्भाग्य से वह परीक्षा में बैठ न सका। तो इसमें कौन सा विकल्प है जिसमें संयुक्त वाक्य का प्रयोग हुआ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उसका दुर्भाग्य था और परीक्षा में पास न हुआ, दूसरा है उसका दुर्भाग्य है कि परीक्षा में बैठ न सका, तीसरा ऑप्शन है उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ न सका, चौथा है इसलिए वह परीक्षा में उसका दुर्भाग्य था और वह बैठ न सका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त वाक्य हो जाएगा, जिसमें दिया है कि उसका दुर्भाग्य था और इसीलिए, जैसे ही वाक्य में दिया है और इसीलिए वह परीक्षा में बैठ न सका, इसलिए यह 2 वाक्य हो जाएगा और उसे संयुक्त कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताइए कि चिन्हित वाक्यांश में किस प्रकार की त्रुटि है। यानी जहाँ पर जो डैश दिया है पूछा है इसमें कौन सी त्रुटि है। वाक्य है वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, उसने अनेकों ग्रंथों की रचना की है। तो इसमें से कौन सी त्रुटि है। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिए हैं, पहला इसमें वचन की त्रुटि है, दूसरा इसमें विशेषण की है, तीसरा अवयव की है, या चौथा लिंग की है। तो इसमें कौन सी त्रुटि है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी इसमें वचन की त्रुटि है। वचन की बात करें तो यहाँ पर अनेकों नहीं आएगा बल्कि अनेक आएगा। अनेकों जैसा कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए इसके स्थान पर अनेक का प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है रिद्धिमा आज अपने घर वर गई होगी। यानी वाक्य में प्रयुक्त घर वर किस प्रकार के शब्द युग्म के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें पूछा है घर वर के बारे में पूछा है कि यह कौन से शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। पहला है सार्थक और निरर्थक, दूसरा ऑप्शन है शब्द और विलोम, तीसरा है सार्थक और सार्थक, और चौथा है निरर्थक और निरर्थक। तो यह शब्द किस शब्द युग्म में आते हैं। तो यह शब्द और सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म में आते हैं। ऐसे शब्द जिसमें हम घर वर चाय वाय जैसे शब्द लिखते हैं तो यह सार्थक और निरर्थक शब्द में आते हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट आप सबसे पहले देख सके। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें पूछा है आसक्ति का उपयुक्त एकार्थ शब्द क्या है। यहाँ पर आसक्ति के बारे में पूछा है कि इसके स्थान पर एकार्थ शब्द कौन सा आएगा। तो पहला ऑप्शन है घृणा, दूसरा ऑप्शन है निपुण, तीसरा ऑप्शन है गहरी चाह रखने वाला, चौथा ऑप्शन है कुशल। तो आसक्ति की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी गहरी चाह रखने वाला इसका उपयुक्त एकार्थक शब्द हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, गहरी चाह है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है हाथ का मैल होना मुहावरे का सही अर्थ है। यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से पूछा है कि कौन सा मुहावरे का अर्थ सही हो जाएगा यानी हाथ का मैल होने का। पहला ऑप्शन है अत्यंत खट्टा होना, दूसरा है अत्यंत तुच्छ होना, तीसरा है अत्यंत मीठा होना, और चौथा है अत्यंत बड़ा होना। तो हाथ का मैल होने का अर्थ है कि वह अत्यधिक यानी अत्यंत तुच्छ रूप में होना, यानी थोड़ी से समय के लिए होने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। इसमें सही मुहावरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अत्यंत तुच्छ होना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा है दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए। यहाँ पर दिया है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के पर्यायवाची में कौन कौन से प्रमुख शब्द आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है पशुपति, दूसरा है महेश्वर, तीसरा है नीलकंठ, और चौथा है लोकेश। तो ब्रह्मेश्वर के पर्यायवाची की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी लोकेश इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें पूछा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी यहाँ पर एक शब्द पूरा वाक्य दिया है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करना है। तो वाक्य है किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना। तो यह क्या कहलाता है, इसको एक शब्द में बताना है। पहला है उसे श्राद्ध कहते हैं, दूसरा है यज्ञ, तीसरा है अनुष्ठान, और चौथा है अर्चना करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना वह अनुष्ठान के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है आपने चाय वाय पी ली होगी वाक्य में प्रयुक्त चाय वाय शब्द किस प्रकार का शब्द युग्म है। पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें घर वर के बारे में पूछा था, वैसा ही शब्द इसमें चाय वाय के बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है पर्यायवाची, दूसरा है एकार्थी अनेकार्थी, तीसरा ऑप्शन है विलोम शब्द, और चौथा ऑप्शन है सार्थक और निरर्थक। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया गया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले करवा चुके हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा। आगे आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 15, और उसके आगे आपको ऑप्शन लिखना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो यह क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका सही जवाब क्या रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले 4-5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि गद्यांश के बेस पर रहेंगे, जो कि एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। तो चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम 5 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। बात करते हैं गद्यांश के बारे में। तो गद्यांश पढ़ लेते हैं पहले। इसमें पूछा है महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले के मौलिक विचार गुलामगिरी शेख क्रियाचा आसूंड यानी किसानों का प्रतिरोध सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो वह परिवार एक आदर्श परिवार है। 1888 में जब ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था तो उन्होंने कहा मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है और तब तक वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें। मुझे अपने बीच से अलग न करें।
महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतारते थे। तो यह पूरा गद्य हो जाएगा। चलिए अब प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि महात्मा ज्योति फुले के अनुसार जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, उस परिवार को किस प्रकार परिवार की संज्ञा दी जाती है। यानी ऐसे एक परिवार को किसकी संज्ञा दी जा सकती है। पहला है स्वतंत्र परिवार की, दूसरा है शिक्षित परिवार की, तीसरा है परिपूर्ण परिवार की और चौथा है आदर्श परिवार की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसे हम आदर्श परिवार की संज्ञा दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी आदर्श परिवार की संज्ञा दी जा सकती है जिसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा है महात्मा शब्द किस संधि का प्रयोग हुआ है। यानी महात्मा शब्द को संधि विच्छेद करना है कि यह किससे बना है। तो पहला ऑप्शन है महात्म प्लस आ, दूसरा है महा प्लस आत्मा, तीसरा है मह प्लस आत्मा और चौथा है महा प्लस आत्मा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी महात्मा शब्द सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा है महात्मा फुले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 1887 में, दूसरा ऑप्शन है 1889 में और तीसरा ऑप्शन है 1886 में और चौथा ऑप्शन है 1888 में। तो आप गद्यांश में देख सकते हैं कि वहाँ पर उन्हें 1888 में महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए आपको दिखा देते हैं कि उन्हें कब महात्मा से सम्मानित किया था। तो 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो यह इसका ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 19 की। इसमें पूछा है ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी क्या विशेषता थी। तो अगर आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ा है तो उसकी लास्ट लाइन में लिखा है कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। पहला ऑप्शन है जो सुनते थे वह अपने आचरण और व्यवहार में उतारते थे, दूसरा ऑप्शन है जो कहते थे वह अपने आचरण और व्यवहार में कभी नहीं उतारते थे, तीसरा ऑप्शन है जो कहते थे वही अपने आचरण और व्यवहार में उतारते थे, चौथा ऑप्शन है जो देखते थे वही अपने आचरण और व्यवहार में उतारते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जो वह कहते थे वही अपने आचरण और व्यवहार में उतारते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बात कर लेते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। तो अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा है उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा। तो इसमें उचित शीर्षक के बारे में पूछा है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है ज्योतिबा फुले के जाति संबंधी विचार, दूसरा है ज्योतिबा फुले के राजनीतिक विचार, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फुले के आदर्श विचार, चौथा है ज्योतिबा फुले के नारी संबंधी विचार। तो इसमें हमने देखा था आदर्श परिवार की बात हुई है, तो इसलिए इसका उचित शीर्षक भी ऑप्शन नंबर 3, तो ज्योतिबा फुले के आदर्श विचारों की बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, उस पर हम ज़रूर अपनी राय रखेंगे और आगे से जितना भी बेहतर हो सके उसको सही करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।